जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। फिर से शुरुआत करते हैं हम बायोलॉजी के अगले क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, रिक्त स्थान में प्रतिरक्षी बनते हैं, कहाँ पर बनते हैं? प्रतिरक्षी का मतलब होता है जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। प्रतिरक्षी हमारे शरीर की रक्षा करने वाले कौन कौन है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो होता है हमारे शरीर में फ्लो होता रहता है, परिसंचरित करता रहता है हमारे शरीर में रक्त का। और डब्ल्यूबीसी क्या होती है? डब्ल्यूबीसी में 5 प्रकार होते हैं जो कि हमें अलग अलग प्रकार के जीवों से, एलर्जी से और परजीवी से रक्षा करती है, साथ ही हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। ठीक है, और उसके बाद में प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स क्या करता है? तो प्लेटलेट्स जो होते हैं ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। तो इन तीनों का निर्माण कहाँ किया जाता है ये पूछा गया है। लाल अस्थि मज्जा में, प्लीहा में, यकृत में या लसिका में? तो जो इसका सही आंसर आएगा क्या आएगा? सही आंसर आएगा लाल अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो कहा जाता है। और बोन मैरो में इन तीनों चीज़ों का निर्माण कहाँ कहाँ पर होता है, मतलब बोन मैरो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारी बड़ी हड्डियों में। शरीर की जितनी भी बड़ी हड्डियाँ हैं, जैसे कि फीमर बोन हो गई, जांघ में पाई जाती है, और बैक बोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, तो इन दो जगह पर क्या पाया जाता है? आपका अस्थि मज्जा। तो यहीं पर निर्माण होता है प्रतिरक्षी का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक मोलस्का के शरीर के उत्पाद है? मोलस्का, मोती, मूंगा, लाख या इनमें से कोई नहीं? मूंगा जो होता है कोरल होता है, एक जलीय जीव होता है। मोलस्का भी एक जलीय जीव के बारे में ही एक संघ है। तो मोलस्का जो होता है वो मोती, सीप मोती होते हैं ना, उसमें से पाया जाता है मोलस्का। ठीक है, मोलस्का में जो मोती होते हैं, मोती सीप, उसमें जो शरीर का बाहरी हिस्सा होता है वो कैसा बना होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर परत होती है, उसके अंदर उसको ऐसे खींच के खोला जाता है और उसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट सी आकृति होती है, और उस आकृति के अंदर क्या पाए जाते हैं? मोती। तो ये समुद्र में पाए जाते हैं, इसीलिए बहुत स्मूथ होती है। मोलस्का नाम से ही कितना स्मूथनेस आ रही है। तो ये जो जीव होते हैं बहुत ही स्मूथ होते हैं। ऑक्टोपस भी मोलस्का ही संघ का जीव कहलाता है। पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? आरआरपी मुंबई में आया हुआ क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? सबसे मात्रा में जो पाया जाता है वो क्या होता है? वो कैल्शियम होता है, क्योंकि हमारी शरीर की हड्डियों में, नाखून में, बाल में और कुछ मात्रा में रक्त में भी क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। तो कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा काटने के लिए प्रयोग किए जाने वाले दांतों को क्या नाम है? दांतों का क्या नाम है? ठीक है, कृंतक जिनको इंसाइजर कहा जाता है, श्रवदंता कैनाइन कहा जाता है, इनको रदनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको रदनक भी कहा जाता है। उसके बाद में है चवर्णक दांत, जिनको मोलर्स कहा जाता है, और प्री मोलर्स यानी कि अग्र चवर्णक या पूर्व चवर्णक दांत। तो जो हम काटते हैं, जैसे धागा काटते हैं तो यहाँ सामने के दांतों से काटते हैं ऐसे, तो वो क्या कहलाते हैं? वो कृंतक या इंसाइजर कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कैनाइन जो होते हैं हमारी आंखों के जस्ट नीचे होते हैं, इनको इसीलिए आंखों वाले दांत कहते हैं। हम स्माइल करते तो यही वाले टीथ हमारे दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्माइली टीथ कहा जाता है। उसके पास में कैनाइन और इंसीजर के ही बीच में क्या होते हैं? अग्र चवर्णक होते, सॉरी रदनक के पीछे की तरफ थोड़े क्या होते हैं? अग्र चवर्णक, और उसके पीछे क्या होते हैं? चवर्णक, जो जिसके अंतर्गत हमारी दाढ़ें आती है। अगला प्रश्न है, वयस्क मानव में मिक्सिडिमा रोग होने का कारण क्या है? अवटु अति अक्रियता, मतलब कि अवटु ग्रंथि। अवटु ग्रंथि किसको कहा जाता है? अवटु ग्रंथि कहा जाता है थायराइड, थायराइड ग्लैंड को कहा जाता है अवटु ग्रंथि। ठीक है, अवटु अल्पक्रियता यानी कि थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन की कमी, अति परावटुता या अल्प परावटुता। तो देखिए, जब भी मिक्सिडिमा रोग होता है तो ये किसके कारण होता है? यदि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कम हो गया है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है कि आपकी थायराइड ग्रंथि को ही काट के अलग कर दिया गया है, तो ये हार्मोन बहुत कम मात्रा में बन पाएगा दूसरी ग्रंथियों के द्वारा। तो इसमें क्या हो जाता है? अवटु अल्पक्रियता हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? अवटु अल्पक्रियता कम हो रहा है, इसलिए क्या आएगा? अवटु अल्पक्रियता। सही आंसर क्या आएगा इसका? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन 2 अल्पक्रियता। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जंतु पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है? देखिए, ध्वनि 3 प्रकार की होती है, मतलब ध्वनि तरंगों के 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं अवश्रव, दूसरा होता है श्रव्य और तीसरा होता है पराश्रव्य।
अवश्रव्य जो होता है 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की जो ध्वनि होती है वो कहलाती है अवश्रव्य। इसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, लेकिन कुछ छोटे जीव इसको सुन पाते हैं। जैसे कि भूकंप की हलचल हुई तो थोड़ी बहुत हलचल होगी, हमें नहीं सुनाई देगी, लेकिन जो धरती के अंदर या जो ऊपर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इसको सुन सकते हैं, ये अवश्रव कहलाती है। दूसरी होती है श्रव्य, जिसको हम सुन सकते हैं 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ये हम आसानी से सुन सकते हैं। उसके बाद में होती है पराश्रव्य ध्वनि, ये भी हम नहीं सुन सकते क्योंकि ये बहुत तेज़ ध्वनियाँ होती है। और इनको कौन सुन सकता है, तो ऑप्शन दे रखे हैं चूहा, गिलहरी, बिल्ली या चमगादड़। चमगादड़ जो होते हैं पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं, ठीक है। चमगादड़ एक स्तनधारी जीव होते हैं, मैमल्स होते हैं, लेकिन ये पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं आसानी से। सुनार पाया जाता है इसमें क्योंकि निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन से हार्मोन को तैयार करता है। जब फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनमें एक हार्मोन का सिक्रेशन शुरू हो जाता है, और वो हार्मोन कौन सा होता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है इसके द्वारा ही महिलाओं में दुग्ध उत्पन्न हो जाता है। दूसरा है प्रोजेस्ट्रॉन, तीसरा है प्रोलेक्टिन और चौथा है थायरोटोपिन। तो जो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होता है ये गर्भाशय के समय स्त्रावित होता है, तो सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन 3 प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है। अगर ये हार्मोन नहीं निकल पाता है तो हो सकता है कि महिलाएं बांझ भी रह सकती है, ठीक है। तो इसका स्त्रावण होना बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाओं पर क्या असर पड़ेगा, ऐसा पूछा गया है। आकार में बड़ी हो जाएगी, आकार में छोटी हो जाएगी, संख्या में बढ़ जाएगी या फिर संख्या में घट जाएगी। तो देखिए अधिक ऊंचाई पर जाने से क्या होता है, ऑक्सीजन में कमी आ जाती है, और ऑक्सीजन में कमी हुई तो आरबीसी में भी कमी आ जाएगी। आरबीसी में कमी हुई तो डेफिनेटली संख्या में क्या घट जाएगी, डब्ल्यूबीसी भी घट जाएगी। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। और ऐसे फिर क्या होता है, व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है, और इसीलिए कहते हैं ना कि पर्वतारोही अपने साथ ऊंचाई पर क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम के सिलेंडर ले जाते हैं, ताकि उनकी ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके और उनके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही तरीके से चलता रहे। क्योंकि उसमें आरबीसी की कमी हुई, डब्ल्यूबीसी की कमी हुई तो हो सकता है क्लोटिंग हो जाए और अपने आप ही ब्लड में, नाक में से और कान में से ब्लड निकलने लगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, नाभि रज्जु है श्लेष्मल संयोजी ऊतक, रेशेदार ऊतक, प्रौढ़ संयोजी ऊतक या भ्रूणीय संयोजी ऊतक। क्या होता है नाभि रज्जु, नाभि आपने सुना होगा जब छोटे बच्चे होते हैं जिनकी डिलीवरी होती है ना, तो उसमें एक नाल पाई जाती है जो कि माँ की ही गर्भनाल से जुड़ी हुई होती है। और फिर जब बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो उस नाल को काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, क्योंकि उस नाल के द्वारा ही महिला के द्वारा खाए हुए भोजन का पोषण किसको मिल जाता है, बच्चे को मिल जाता है। तो जो इसका सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, भ्रूणीय संयोजी ऊतक, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्पदंश से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है। अभी हमने पिछली वीडियो में इसका क्वेश्चन पढ़ा था कि जब सांप काट खाता है तो उस पर क्या असर पड़ता है, मतलब मरने का क्या कारण होता है। तो आरबीसी जो होती है वो नष्ट होने लगती है और साथ में तंत्रिका तंत्र भी काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर पूछा गया मस्तिष्क का प्रभावित होगा, फेफड़ा या तंत्रिका तंत्र या फिर हृदय। तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ही क्या आता है, रक्त भी आता है और हमारे न्यूरॉन्स भी। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैव उद्विकास के संदर्भ में सांप के पैरों में हुए ह्रास को निम्नलिखित घटना के माध्यम से समझाया जा सकता है। अंगों के प्रयोग एवं अनुप्रयोग से, घोंसले में रहने हेतु अनुकूलन से, प्रतिक्रिया चयन से या अनुकूल लक्षणों की वंशानुगत से। किसके द्वारा, तो अंगों के प्रयोग एवं अनुप्रयोगों के माध्यम से उसको पहचान लिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवों में कौन सा कारक एक नवीन जीव जाति को जन्म देने हेतु उत्तरदायी है। वल्गन, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक चयन या लैंगिक प्रजनन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन मतलब कि जो जीन होते हैं, जीन के माध्यम से ही क्या होता है, जीव जगत को, नवीन जीव जाति को जन्म देने के लिए क्या आवश्यक होता है, जीन होते हैं। और इसी के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, डीएनए, आरएनए। तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई होती है जीन, और वो किसके अंतर्गत आती है, उत्परिवर्तन के अंतर्गत। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, रिसर्पिन का प्रयोग करते हैं उच्च रक्तचाप को कम करने में, कम रक्तचाप को बढ़ाने में, दर्द कम करने में या आर्थराइटिस की चिकित्सा में। किस में रिसर्पिन का प्रयोग करते हैं। रिसर्पिन जो होता है एक क्या होता है, एक पौधा होता है, एक पौधे की तरह होता है। तो उसका उपयोग उच्च रक्तचाप को कम करने में किया जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े अपने जीवन चक्र की किस अवस्था में वाणिज्यिक रेशे का उत्पादन करते हैं? अंडा, लार्वा, प्यूपा या इमागो? देखिए, जो रेशम कीट पालन करते हैं उन्हें सबसे पहले अच्छे से पता होगा कि सबसे पहले क्या आता है, अंडा आता है। उस अंडे में से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, और यही लार्वा प्यूपा के रूप में बदल जाता है। ये प्यूपा एक जीव होता है और ये अपने आप को बचाने के लिए अपने ऊपर एक रेशम का कवच बना लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, मतलब जो जीव होते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्यूपा। तो ऑप्शन 3, और वो जो कवच बनाते हैं रेशम का, उसी से रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची को एक को 2 से मिलाना है और उत्तर पहचानना है। हीमोफीलिया, डायबिटीज, रिकेट्स और रिंगवर्म। हीमोफीलिया जो होती है ये एक आनुवांशिक रोग होता है, तो पहले का आएगा। दूसरा, डायबिटीज जो होती है हार्मोन संबंधी रोग है, ठीक है। रिकेट्स जो होता है विटामिन की कमी का रोग है। रिकेट जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। और रिंग वर्म है कवक का संक्रमण। तो पहले का क्या आएगा, दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला, और चौथे का चौथा, यानी कि ये वाला आपका आंसर सही है, ठीक है, ये वाला आपका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं में किस प्रकार की संख्या सबसे अधिक होती है? मतलब कि जो WBC होती है, श्वेत रुधिर कणिका होती है, वाइट ब्लड सेल्स जिसको कहा जाता है, वो 5 टाइप्स की होती है, 5 प्रकार की होती है। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसाइनोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो कौन सी होती है, वो होती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होती है 60 से 65% पाई जाती है। उसके बाद में होती है बेसोफिल्स, ये 2 से 4% पाई जाती है, 2 से 4% होती है। इओसाइनोफिल्स जो होती है ये भी ज़्यादा नहीं होती है, 10 से 15% होती है, ठीक है। मोनोसाइट जो होती है ये तो बहुत ही कम होती है, सॉरी ज़्यादा होती है, 20 से, ये कितनी होती है, लगभग कम होती है, ये ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। मोनोसाइट जो होती है क्या करती है, ये आकार में कैसी होती है, आकार में बड़ी होती है, बड़ी होती है। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। और ये क्या करती है, तो ये बैक्टीरिया को मारकर खा जाती है, जीवाणु को मारकर खा जाती है। न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, न्यूट्रोफिल्स जीवाणुओं से हमारे शरीर की रक्षा करती है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर जाता है तो उसको मारने का काम कौन करता है, मोनोसाइट करता है। बेसोफिल्स जो होता है ये एलर्जी से रक्षा करती है, और इओसाइनोफिल्स जो होती है ये परजीवी से रक्षा करती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, लॉबस्टर क्या है? लॉबस्टर एक आर्कनीड है, एक केस्टेशियन है, एक कीट है, या एक बहुउत्पाद है? तो ये जो है ये एक केस्टेशियन है। केस्टेशियन आपने झींगे देखे होंगे, है ना, मछली के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उसको वो एक केस्टेशियन परिवार कहलाता है। झींगे क्या होते हैं, केस्टेशियन परिवार के कहलाते हैं, और इन्हें लोग खाते हैं। नदी के किनारे या जो भी समुद्र वगैरह होते हैं उसके किनारे इनको सुखाया जाता है और फिर इनको सेल किया जाता है, बेचा जाता है। सही आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, शिशु के विकास के लिए अधिक आवश्यक कौन है? इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। शिशु के अधिक विकास के लिए आवश्यक कौन है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या वसा? देखिए, बच्चों का जो शरीर होता है बचपन से, जन्म से लेकर 6 महीने तक या उससे ज़्यादा होने पर लगभग 2 साल तक किस पर निर्भर होता है? प्रोटीन का। अगर आप बच्चों को उस एज में सही मात्रा में प्रोटीन दे सकते हैं तो देना चाहिए, क्योंकि उसी से शरीर का निर्माण होता है। क्योंकि प्रोटीन जो होता है मांसपेशियों के निर्माण में सहायक होता है, और मांसपेशियों के निर्माण में सहायक प्रोटीन कौन कौन से? एक्टिन और मायोसिन। ये ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स जनरेट करेंगे जिसके कारण बच्चे का शरीर बनेगा, ठीक है। तो प्रोटीन जो होते हैं वो सर्वाधिक आवश्यक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। डायनासोर थे, डायनासोर क्या थे, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। सीनोजोइक सरीसृप है, मेसोजोइक सरीसृप है, मेसोजोइक पक्षी हैं, या पैलियोडोजोइक एम्फीबियंस है? तो मेसोजोइक सरीसृप होते हैं क्या?
डायनासोर। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है? पुनर्निर्माण को प्रदर्शित करता है। क्या होता है? प्लीहा, वृक्क, प्लीहा यानी कि इसको कहा जाता है स्प्लीन, वृक्क यानी कि किडनी, यकृत यानी कि लीवर और जिगर, और मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। तो रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा जो होती है वो किस में होती है? वो होती है यकृत में। प्लीहा जो है आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है, आरबीसी का ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लीहा को। और साथ में आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान, वो भी किसको कहा जाता है? प्लीहा को ही कहा जाता है। किडनी जो होती है ये किस में सहायक होती है? रक्त को शुद्ध करने में ये सहायक होती है, रक्त को शुद्ध करने में। लेकिन जो यकृत होता है उसमें क्या होता है? यकृत में हिपेटिक कोशिकाएं पाई जाती है। अगर आप कल यकृत डैमेज हो गया, किसी ने चाकू वाकू मार दिया, तो घबराने वाली बात नहीं है, लगभग 3 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। 3 महीने नहीं तो कम से कम, ज़्यादा कट नहीं लगाए तो 1 से 1.5 महीने में ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर आपने किसी को अपना लीवर डोनेट किया है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी हिपेटिक सेल जो है वो काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, उनमें ज़्यादा पुनरुद्भवन या पुनर्निर्माण की क्षमता है, तो आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, तो आप इसको डोनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मस्तिष्क में न्यूरॉन पाई जाती है जो हमारे शरीर में तंत्रिका जाल की तरह फैली होती है। ये न्यूरॉन्स क्या करती है? अगर एक बार डैमेज हो गई तो ये कभी ठीक नहीं होने वाली है, ठीक है। लेकिन जो यकृत की कोशिकाएं हैं जिनको कहा जाता है हिपेटिक सेल जो होती है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पॉलीमर या बहुलक क्या है? डीएनए किसके बने होते हैं? अभी पिछली वीडियो में बताए थे, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला जो है लार का पीएच मान। जनरली लार का पीएच मान जो होता है 6.8 होता है, लेकिन कुछ किताबों में एक एनसीईआरटी बुक के हिसाब से एक एवरेज वैल्यू दे रखी है 5.9 टू 7.9। तो इसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से इसका जो सही आंसर है 7.8 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कोशिका जल सामान्यतः प्रयोग में लाया जाता है, किसके लिए लाया जाता है? मछलियों द्वारा, मेंढक द्वारा, छिपकली द्वारा या पौधों द्वारा? कोशिका जल जो होता है पौधों के द्वारा ये उपयोग में लाया जाता है। कोशिकाओं मतलब कि जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो मिट्टी में चले जाते हैं, उनकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिसके कारण पौधे ग्रोथ कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के पौधे से प्राप्त हरा रंग टिकाऊ व जीवाणु प्रतिरोधक होता है, इसमें उपस्थित अम्ल का नाम क्या है? नागेलिस, टार्ट्रिक, आर्सेलिक या फिर फॉर्मिक? तो देखिए इसमें जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है? आर्सेलिक होता है, जिसके कारण तुलसी ग्रोथ कर जाती है। अगला प्रश्न है, किस पौधे से चरस प्राप्त किया जाता है? ट्रिटिकम एस्टाइवम, ओराइजा सेटाइवा, केनाबिस सेटाइवा या रोवल्फिया सर्पेंटाइना? किस पौधे से चरस प्राप्त किया जाता है? चरस किस पौधे से प्राप्त किया जाता है वो पूछा गया है। तो चरस जो है यह केनाबिस सेटाइवा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। केनाबिस सेटाइवा से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वस्तु पेड़ की छाल से प्राप्त नहीं की जा सकती है? टेनिन, ये पेड़ की छाल से होता है। कुनेन, ये भी पेड़ की छाल से उत्पन्न होता है और इससे मलेरिया की दवाई भी बनाई जाती है। भांग जो है, भांग किससे प्राप्त की जाती है? भांग पत्तियों को रगड़कर पीसा जाता है, ठीक है, उससे भांग बनाई जाती है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोडीजल पौधा है? जावा घास, रतनजोत, सर्पगंध या एलोवेरा? बायोडीजल पौधा जो होता है वो कौन सा है? रतनजोत, और इसी का दूसरा नाम है रंगे बादशाह कहा जाता है रतनजोत पौधे को। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायक है? प्रतिरोध करने में, ठीक है,
मतलब कि उनका विरोध करने में सहायक है। कौन सी है? श्वेत कोशिका। श्वेत कोशिका जो होती है शरीर के इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए होती है। केंद्रक रक्त की कोशिकाएं। न्यूट्रोफिल, ये भी एक प्रकार की WBC है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? लसीका। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, किस क्रिया के अधिक मात्रा में हो जाने से पौधे मुरझा जाते हैं? विषाकर्षण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन या क्रमाकुंचन। वाष्पोत्सर्जन अगर पौधे में ज्यादा होगा तो वो मुरझा जाएंगे। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा तना छिद्रक कीट से मुख्यतः प्रभावित होता है? तना छिद्र, तने में छिद्र हो जाते हैं जिसके कारण वो डैमेज हो जाता है। कौन सा है? गन्ना, आम, चावल या नारियल। देखो गन्ना जो होता है वो बांस जैसा होता है, उसके तने में अगर कुछ हो जाता है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आम का पेड़ होता है, नारियल का भी पेड़ होता है, बचता क्या है? चावल, धान। अगर इसके तने में कुछ हो जाता है तो ये पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कंप्लीट हो गए हैं 60 क्वेश्चन। ठीक है, आज के 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को देखें और प्रश्नों को पढ़ें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके, आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं ट्रिकी एकेडमी के साथ में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।